नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन साथ साथ आते हैं। तो आज अपन लोग कृषि के बारे में बात करेंगे, कृषि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कितनी जनसंख्या भाग लेती है, कितनी परसेंट भूमि पर इसकी खेती की जाती है भारत में। ठीक है, तो पशुपालन का अपन लोग कल इसमें विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और आज अपन लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और अपने मित्रों को शेयर करने का। ठीक है, अपने परिवार का विस्तार हो और उत्साह बना रहे हमारे पास, आपके पास। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और बिना समय गवाए हुए चलते हैं आगे। तो अपना सबसे प्रमुख आ जाता है कृषि। ठीक है, कृषि अपना क्या क्या होता है भारत में, ये अपन लोग देख लेते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तथा यह यहाँ की लगभग दो तिहाई, लगभग 70%, दो तिहाई अपनी कितनी होती है, दो तिहाई 100 का अपन निकालेंगे तो अपना यहाँ से ये 200 हो जाएगा, 66 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो लगभग 70% अपनी मानी जाती है। जनसंख्या का निर्वहन कृषि से होता है। संपूर्ण भारत में कार्यशील जनसंख्या का करीब 55% लोग कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, जो अपने संपूर्ण भारत में जैसे कार्यशील हैं, तो 55% अपने आधे से अधिक लोग कृषि से लगे हुए हैं। कुछ अपने सरकारी हैं, कुछ अपने प्राइवेट हैं, कुछ अपनी कंपनियां हैं। तो इसमें आपके इसके बाद 45 में आपके सब आ जाते हैं। ठीक है, 55% व्यक्ति कहाँ पर लगे हैं, अपने कृषि में। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन में ब्रिटेन में 3%, अमेरिका में 4%, कनाडा में 8% लोग कृषि में लगे हुए हैं। अपन को याद नहीं रखना है, भारत का याद रखना है। ठीक है, ये तो बता दिए कई ने। ठीक है, औसत पता चल जाए कि अमेरिका की क्या स्थिति है। भारत में कुल भूमि के 57.1% पर खेती की जाती है। ठीक है, जैसे अपनी कुल भूमि 100% है, तो इसमें 57.1 पर कृषि की जाती है। इसके बाद कुछ बंजर भूमि होती है, कुछ पे पहाड़ पर्वत होते हैं, कुछ तालाब हैं। ठीक है, तालाब हैं, नदियां हैं, बर्फ जमी है, कोयले की खानें हैं। तो इस पे आपके 43% पर ये सब आ जाता है और 57% पर लगभग में आपकी कृषि की जाती है। इसके बाद अपनी जबकि चीन में 12%, जापान में 15%, ब्रिटेन में 23%, अमेरिका में 22.8%, फ्रांस में, ये सब उसके आंकड़े दिए गए हैं, इनको याद नहीं रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि, 4% भाग चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन। ठीक है, कई बार पूछा गया है। एवं 24% भूमि पर बंजर तथा बिना उपयोग की भूमि पाई जाती है। ठीक है, ये जो हमने बताया था, बंजर होती है, ताल तलैयाँ होती हैं आपकी, पर्वत होते हैं, वन होते हैं। तो इसमें आपकी ये सब पाए जाते हैं। भारत में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत 70%, जैसे अपनी खाद्यान्न फसलें चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया। तो अपनी ये खाद्यान्न फसलों में 70% उपयोग किया जाता है। और अखाद्य फसलों का 8%, रेशेदार फसलें होती हैं, जैसे जूट हो गया अपना, जिससे रेशे बनाए जाते हैं। तो इसमें आपके रेशेदार में आपकी 4% आ जाता है। और तिलहन अपने सरसों हो गए, तिल हो गए, ये 4%, तथा चारा भी अपना 4% उपयोग किया जाता है। चारा अपना संग्रहालय या चारा का मुख्यालय, जहाँ पर चारा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो अपना झांसी में है, इस अनुसंधान संस्थान के हैं। ठीक है, इसके बाद कृषि के प्रकार, उत्पादन की मात्रा एवं उद्देश्य के आधार पर भारतीय कृषि को भिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, स्थानांतरण निर्वहन कृषि, कई भागों में इसको बांटा गया है। बहुफसलीय कृषि, स्थानांतरण निर्वहन कृषि। तो यह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों, मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार की कृषि में कृषक परिवार जंगल काटकर तथा झाड़ियों एवं छोटे पेड़ों को जलाकर खेत तैयार करता है। यह कृषि स्थानीय ना होकर अस्थायी प्रकार की होती है, क्योंकि 2-3 वर्ष तक खेती करने के बाद इस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे अपना कोई झाड़ी जंगल है या आपका छोटे छोटे पेड़ हैं, तो जो जनजाति लोग होते हैं, तो वे एक जगह 2-3 साल टिकते हैं, फिर अगली जगह बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे उन्होंने खेती बनाया, इसलिए यहाँ की जंगल साफ करके यहाँ पर घर बना लिए, खेती करने लगे, 3-4 साल रुकेंगे, फिर दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाएंगे, वहाँ पर पेड़ काटेंगे, खेती करेंगे, फिर यहाँ की उर्वरकता खत्म हो जाएगी तो अगले जगह चले जाएं, क्योंकि इसके पास खाद के संसाधन नहीं है, रासायनिक चीज़ें नहीं है,
खेती करने के संसाधन ऐसे को उपलब्ध नहीं है, तो ये स्थानांतरित खेती कहते रहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर अपने जनजाति क्षेत्रों में जनजाति लोग इसको कहते हैं। इसके बाद आती है बहु फसली कृषि। इसके अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक एक ही खेत में एक या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसे रिले क्रॉपिंग एवं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक खेत है आपको, वहाँ पर आपने यहाँ पर आपने चना बे दिए, फिर चना में आपने सरसों बे दिया, फिर आपकी दो फसलें आराम से की जाती हैं। कहीं कहीं आपने आलू भी बे देते नीचे, तो आपकी नीचे वाली फसल दो ऊपर वाली फसल हो जाती है, तो इसकी बहुफसली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। अंतर्वर्षीय कृषि, दो असमान वर्षों के साथ साथ एक ही खेत पर उगने की प्रक्रिया अंतर्वर्षीय कहलाती है। टांग्या प्रणाली। ठीक है, वन विभाग द्वारा विकसित फसलों उत्पादन एवं वन प्रबंधन की एक संयुक्त प्रणाली। इसके अंतर्गत बिना किसी लगान के कृषकों को एक निश्चित समय हेतु भूमि दी जाती है, जिस पर वे कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण कहते हैं। ठीक है, टंगिया जिसमें वृक्षारोपण भी है और उसके वृक्ष के नीचे अपनी कृषि भी हो रही है। ठीक है, तो ये सरकार द्वारा दी जाती है। इसके बाद आती है अपनी झूम खेती। कई बार ये पूछा गया है झूम खेती। पूर्वोत्तर की जनजातियां जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, ये अपने पूर्वोत्तर की जनजातियां द्वारा जंगलों को साफ कर कुछ समय के लिए की जाने वाली कृषि एक प्रणाली है। प्रणाली राजस्थान, वादला मध्य प्रदेश में, डाला हिमाचल प्रदेश में, खील एवं पश्चिमी घाट में कुमारी नाम से प्रचलित है। ठीक है, झूम खेती फसलों को जंगलों को काट कर की जाती है, फिर दूसरे स्थान पर चले जाती है, मतलब स्थानांतरण के समान ही इसको खेती की जाती है। इसके बाद आती है शुष्क खेती। शुष्क खेती में क्या है? शुष्क कृषि में सिंचाई के साधन के अभाव वाले उन क्षेत्रों में जहाँ 50 सेमी से कम वर्षा होती है, वहाँ की जाने वाली कृषि को इस प्रणाली को अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, शुष्क खेती जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और वहाँ पर पानी की बिल्कुल कम मात्रा होती है, 50% बारिश होती है, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें अपने हिसाब से कम पानी में ज़्यादा फसल पैदा करना होता है। ठीक है, तो ये अपनी झूम खेती असम में हो जाए, पोनल केरल में, पोंड आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, खील हिमाचल प्रदेश, कुमारी केरल में। ठीक है, ये सब कई बार पूछे गए हैं। तो इसके एग्रीकल्चर के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, सिल्वरीकल्चर वन उत्पादन, हार्टिकल्चर फल उत्पादन, ये कई बार पूछा गया। फल उत्पादन, पिसीकल्चर, ये भी कई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। ठीक है, ये तो हर अपर के एग्जाम में पूछा जाता है। विटीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी, मधुमक्खी एमी लगती है ना, तो एमी मतलब अच्छी लगना, सुंदर लगना। ठीक है, एपी हो गया मधुमक्खी पालन। आर्बोरिकल्चर मतलब वृक्ष और झाड़ियों की कृषि। फ्लोरिकल्चर फलों की कृषि। ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि। मेरिकल्चर समुद्र जीव की कृषि। ठीक है, ये सब इसमें कृषि के आ जाते हैं। इसके बाद अपना विस्तृत कृषि, बड़ी फार्म एवं बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा किया जाने वाले कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। वायु कृषि ये विदेश की है, इजराइल द्वारा विकसित द्वारा। इस प्रणाली में वन डब्बों के बीज उगाए जाते हैं, जिसमें पौधे की जड़ें अनावृत रहती हैं और इन जड़ों में पानी कंप्यूटर चालित फुव्वारों से दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर चालित फुव्वार जब उनको आवश्यकता होती है वे अपने आप ऑटोमेटिक चल जाती हैं। ठीक है, तो ये वायु कृषि हो गई। रोपण कृषि, यह एक प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि। इस प्रणाली के अंतर्गत नगदी फसल का उत्पादन किया जाए। रोपण कृषि जैसे अपने धान हो गई, इसको रोपा जा सकता है। जैसे अपने कई प्रकार के फूलों की खेती, इनको रोपण करके लगाया जाता है फलों द्वारा। स्थानबद्ध खेती, किसी स्थान विशेष पर स्थायी निवासियों द्वारा एवं उनके परिवार द्वारा मिलजुल कर की गई स्थानबद्ध खेती। ठीक है, एक ही जगह रख के, भारत में ज़्यादातर एक ही स्थान पर एक ही जगह रख कर खेती की जाती है। ठीक है, स्थानबद्ध खेती हो गई। वेदिका कृषि, भूमि की ढाल की आड़ी दिशा में बनाई गई वेदिकाओं पर की जाने वाली कृषि, ये वेदिका कृषि हो। इसमें आपकी चाय कॉफ़ी, ठीक है, ये अपनी पहाड़ी है तो यहाँ काट काट के चाय कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, ढलानों पर। इसके बाद आती है जल कृषि। जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को रासायनिक घोल में घोषित करके उगाया जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। जल कृषि, जल में इसको उगाया जाता है, इनके वृक्षों को।
के बाद आगे चलते हैं, अपने आ जाते हैं फसल ऋतुओं। ठीक है, अपनी 3 फसल ऋतुएं होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो इसको देख लेते हैं अपन लोग। रबी में यह ये अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है। कई बार पूछा गया है ये बोई कब जाती है, काटी कब जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल के मध्य में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसलें गेहूँ है, चना है, जौ है, तिल है। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। खरीफ की फसल है, यह फसल जून जुलाई के मध्य बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के मध्य काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक है, जो अपनी बरसात के समय में बोई जाती हैं ये अपनी खरीफ की फसलें, और जो अपनी शरद ऋतु के समय बोई जाती हैं अपनी रबी की फसल हो जाएगी। जायद की फसलें क्या हैं? यह फसल फरवरी अप्रैल में, जायद की फसल क्या है? यह फसल फरवरी अप्रैल के मध्य बोई जाती है एवं जून जुलाई के मध्य काट ली जाती है। इसमें आपकी मुख्यतः हरी सब्जियां आती हैं, जैसे अपनी लौकी हो गई, आपकी तुरैया हो गई, और इसमें आपकी कद्दूआ हो गया। ठीक है, जितने भी अपने कद्दू हो जाता है, इसमें जितने भी जायद की फसल में है ज़्यादातर सब्जियां आ जाती हैं। ठीक है, हरी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। तो अपने एक कृषि के बारे में हो गए। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल इसमें आपको कितने परसेंट लोग कार्य करते हैं, कितने परसेंट पर भूमि होती है। ठीक है, और आपको जे वाले याद जरूर रख लेना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। तो कल आपको पशुपालन के बारे में बता दिया जाएगा। आज अपना कृषि कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।